नागिन किस्त 2। चंद दिन यूं ही गुजर गए। शकुंतला घर के काम काज करती, सुबह का नाश्ता और भोजन, झाड़ू और सफाई का काम बड़ी खुशी खुशी करती। इसे ये सब कुछ और इंसानी रूप बेहद दिलचस्प लग रहा था। रणधीर को शकुंतला बड़ी अच्छी लगती थी। इसको पता था कि वो अब अर्जुन की पत्नी है, लेकिन उसका दिल इसके इख्तियार में न था। वो बहाने बहाने से इसके साथ बातें करता और वो मुस्कुराती रहती। शकुंतला के मुस्कुराने से इसके गालों पर गढ़े पड़ जाते, तो रणधीर का मन चाहता कि इसको दबोच ले, लेकिन फिर अर्जुन का ख्याल आता तो दिल महसूस के रह जाता। उसने सोच लिया था कि किसी दिन मौका पाकर इससे अपना दिल का हाल बयान कर ही देगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन और शकुंतला को वहां रहते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह रणधीर ने माँ को जल्दी जल्दी तैयार होते देखा। कहाँ जा रही हैं माताजी? बेटा, साथ वाले गांव करियाला में एक जानने वाले की हत्या हो गई है, मैं वहां जा रही हूँ, उम्मीद है शाम तक लौट आऊंगी। ये बात सुनकर रणधीर के जहन में अचानक बिजली कौंदी। उसने फैसला कर लिया कि शकुंतला को हाले दिल आज ही सुनाएगा, और अगर वो ना मानी तो फिर जबरदस्ती करूंगा, फिर भी ना मानी तो माँ की गैर मौजूदगी में चोरी करने का इल्जाम लगा दूंगा। क्या कर लेंगे ये और अर्जुन? मैं कोई उनसे किराया थोड़ा लेता हूँ। वो अर्जुन के साथ घर से दूर दूसरे कस्बा में काम पर चला गया। इसकी माता भी चली गई। अब शकुंतला घर में अकेली थी। अर्जुन को भी रणधीर पर पहले से शक था, और फिर उस वक्त तो शक यकीन में बदल गया जब रणधीर ने अर्जुन से खराबी तबीयत का बहाना किया और कहा, अर्जुन भैया, आज सर में शदीद दर्द है और कुछ जिस्म भी टूट रहा है, तुम फिर दुकान बंद करके आ जाना, मैं जरा जाकर आराम करता हूँ। रणधीर के जाते ही अर्जुन ने सोचा कि वो भी इसके पीछे घर जाएगा और नाग के रूप में रहकर इसकी निगरानी करेगा। अर्जुन के जाने के थोड़ी देर बाद उसने भी घर जाने का फैसला कर लिया। शकुंतला झाड़ू उठाने के लिए झुकी ही थी कि पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर लीं। कौन कौन है भाई? अर्जुन छोड़ दो। शकुंतला ने एक झटके से खुद को आजाद करवा लिया और पलट कर देखा तो रणधीर को सामने पाकर हैरान रह गई। रणधीर भैया, क्या करते हो? देखो शकुंतला, रणधीर एकदम संजीदा हो गया। तो मुझे भैया ना कहा कर। क्यों? शकुंतला क्यों को लंबा करके और बराह रास्त आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या तो मेरा भाई नहीं? क्या मैंने कभी तुम्हें बहन कहा है? मैंने तो जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। शकुंतला, रणधीर ने इसके शानों पर हाथ रखते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो रणधीर? शकुंतला एकदम 2 कदम पीछे हटकर बोली, मैंने तुम्हें हमेशा भाई समझा है और तुम जानते हो अर्जुन मेरा पति है। मुझे कुछ नहीं पता शकुंतला, मैं अब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम मेरे ख्वाबों की मलका हो। ये कहते हुए उसने शकुंतला का चेहरा अपने हाथों के प्याले में पकड़ लिया। होश में आओ रणधीर, ये ठीक है कि हमने तुम्हारे घर कुछ दिन रह लिया, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मेहमानों से ये सलूक करो। मैं कुछ नहीं जानता शकुंतला, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। छोड़ो अर्जुन को, मेरे साथ ब्याह कर लो, वो कंगला तुम्हें क्या देगा? मेरे अपने खेत हैं, बैलगाड़ी है, अपनी दुकान, अपना मकान, हर चीज है। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। रणधीर ने उसकी कमर में हाथ डाल लिया। अब शकुंतला भी झला चुकी थी। उसने जोरदार तमांचा रणधीर के बाएं गाल पर रसीद किया। अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझ जैसा कोई ना होगा। तुम जैसा तो दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। शकुंतला, तुम तो हुस्न की मलका हो, मेरे दिल की रानी हो। ये कहते हुए उसने शकुंतला को दोनों हाथों से उठाकर चारपाई के ऊपर फेंका और खुद भी इसके ऊपर गिर गया। अब बात शकुंतला के बस से बाहर होने लगी थी। उसने फैसला कर लिया कि यहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके या अर्जुन के हाथों रणधीर को नुकसान पहुंचे। शकुंतला ने पूरा जोर लगाकर रणधीर को चारपाई से नीचे फेंका और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे से टकरा कर गिर गई, क्योंकि रणधीर ने दरवाजा आते वक्त आहिस्तगी से बंद कर दिया था। शकुंतला अभी उठ भी ना पाई थी कि रणधीर इसके सर पर पहुंच गया और एक बार फिर उसे अपने बाजुओं में भर लिया, लेकिन शकुंतला घुमा कर इसकी गिरफ्त से निकल गई। रुक जाओ रणधीर। अब शकुंतला की चमकदार आंखों से शोले निकल रहे थे। रणधीर इसकी एकदम बदली हुई कड़कदार आवाज सुनकर ठिठक गया। शकुंतला इतनी कमजोर नहीं कि 2 टांगों, 2 हाथ और एक सर रखने वाला कोई आम सा इंसान इस पर काबू पा सके। शकुंतला, रणधीर ने कुछ कहना चाहा। बकवास बंद करो। गुस्से की शिद्दत से शकुंतला का चेहरा सुर्ख गुलाबी हो रहा था। अब अगर तुमने करीब आने की कोशिश की
तो मेरे जहर से और नाग देवता के कहर से तुम्हें कोई ना बचा सकेगा। सुनो रणधीर, मैं इंसान नहीं नागिन हूँ, जो 100 साल की उम्र पाकर इंसानी रूप इख्तियार कर गई। तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखियों के बावजूद सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़कर जा रही हूँ कि तुमने चंद दिन हमारी खिदमत की। ये कहकर शकुंतला एक एड़ी पर जोर से घूमी। इसके साथ ही जबरदस्त फुनकार के साथ वो शीश नागिन का रूप इख्तियार कर गई और निकासी आपके रास्ते की तरफ बढ़ी। रणधीर फटी फटी निगाहों से शशदर रह गया और फिर वो भी जल्दी से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ लपका। रणधीर की माँ को चारपाई पर डाले एक हुजूम रणधीर के घर की तरफ जा रहा था। उसकी माँ जो सुबह सोयरे साथ वाले गांव किसी मरद पर जा रही थी, रास्ते में जैसे ही एक मोड़ पर पेची मुखालिफ सिमत से आने वाली बगी की जद में आ गई। दिमाग पर चोट लगने की वजह उसी वक्त उसी जगह दम तोड़ गई। कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया और अब चारपाई पर इसकी लाश इसके घर ले जा रहे थे। रणधीर का घर अब सामने ही था, गली का दरवाजा कौला था, इसलिए लोग चारपाई उठाए सहन में ही आ गए। जैसे ही इन्होंने चारपाई जमीन पर रखी ही थी कि सामने वाले कमरे की नाली के रास्ते से एक सांप बाहर निकला और जोर से फुनकारा। ठीक उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खिला। रणधीर बदहवास दौड़ता हुआ बाहर आया और साथ सांप की आवाजें लगाने लगा। उसने चारपाई की तरफ भी न ध्यान दिया। लोगों में बगदड़ मच गई और कई लोग बाहर वापस भागे। इतने बहुत से लोगों को देखकर शकुंतला, जो नागिन के रूप में कमरे से बाहर आई थी, फौरा दीवार पर चढ़कर गली की तरफ भाग गई। लोग भी नाग सांप की आवाजें लगाने लगे। रणधीर के मुंह से अल्फाज बेरब्त निकल रहे थे। वो बुरी तरह खौफजदा था। लोगों ने समझा शायद कमरे में सांप देखकर डर गया हो। गांव के एक मुतबिर शख्स ने सबको आंख के इशारे से मना कर दिया कि अभी रणधीर को मां के बारे में कुछ ना बताया जाए। थोड़ी देर बाद उसके हवास बहाल होने शुरू हुए तो गांव का नंबरदार आगे जा। रणधीर क्या हवा, क्यों इतने खौफजदा हो, कुछ हमें भी बताओ, बोलो। एक और आदमी जो सरपंच नजर आता था रणधीर के कंधे दबाते हुए बोला, ये क्या चक्कर है, सांप कहाँ से आया था? ये आम सांप नहीं था, नागिन थी जो मेरे सामने औरत से सांप बनी है। एकदम बहुत सी आवाजें उभरें और फिर चामगुइव की मुख्तलिफ आवाजें बुलंद हुए। चुप करो, अभी खामोश रहो, पूरी बात तो सुनने दो, नंबरदार बुलंद आवाज से चीखा। सब लोग खामोश हो गए। हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो। नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूँ, मैं अभी तो अपनी दुकान से आया हूँ। भाई चक्कर क्या है, पूरी बात तो सुनाओ। एक बुजुर्ग आदमी बोला, कुछ दिन पहले मैं मुंह अंधेरे खेतों से सब्जी बैलगाड़ी पर लादे आ रहा था कि एक औरत और मर्द मुझे मिले और काफिला लटने की झूठी कहानी सुनाई। मैं उनको बैलगाड़ी में बिठाकर घर ले आया। आज मैं अभी घर में आया और कमरे में गया तो वो लड़की मेरे सामने सांप बन रही थी। इसको पता ना चला कि मैं कमरे में आ गया हूँ। रणधीर बात को गोल करके बोला, मर्द कहाँ है? कोई बोला, वो मेरी दुकान पर है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए घर आया था। इसका मतलब है वो भी सांप ही होगा, सरपंच ने अपना ख्याल जाहिर किया। नागिन नागिन, अचानक कई आवाजें एक साथ उभरें। रणधीर के घर जाने के बाद अर्जुन को यकीन हो चला था कि रणधीर इसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता है। आज चूंकि माताजी भी घर नहीं थी, अलहजा हो सकता है रणधीर कोई ऐसी हरकत कर जाए जिसे शकुंतला अच्छा ना समझे और कोई नाखुशगवार वाकया जन्म ले ले। लिहाजा रणधीर के निकलने के कुछ वक्फे के बाद सारा काम दुकान के मुलाजिम पर छोड़कर अर्जुन भी घर की तरफ चला। इसको यकीन था कि रणधीर शकुंतला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन शकुंतला के हाथों उसे तो नुकसान पहुंच सकता है, या फिर किसी भी खूनी वाकया को रोकने के लिए उसने फौरी घर पहुंचना जरूरी समझा। घर के करीब पहुंचकर उसने सोचा कि इंसानी हालत में अंदर गया तो रणधीर अगर वाकई तबीयत खराब होने की वजह से लेटा हुआ पाया और कोई भी वो बात जो उसके जहन में है ना रूनुमा हुई, तो रणधीर को क्या जवाब दूंगा कि मैं घर क्यों आया हूँ। ये सोचकर अर्जुन ने फैसला किया कि मैं नाग के रूप में अंदर जाऊंगा। अगर घर की सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श देखी तो वापस दुकान पर चला जाऊंगा। लिहाजा उसने मकान की पिछली तरफ से अंदर जाने का फैसला किया। उसने घर की दीवार के पास इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई आदमी उसे नजर न आया, लेकिन उसने महसूस किया कि घर के अंदर कई लोगों की मिली जली आवाजें आ रही हैं। अब अर्जुन ने नाग के रूप में घर के अंदर जाने का फौरी फैसला कर लिया और फुनकार मारकर शीश नाग का रूप इख्तियार किया और पिछली दीवार से छत पर आकर सहन में उतरने लगा कि नागिन नागिन। अचानक कई आवाजें एक साथ उभरें, मारो भट्टी, इसको। नंबरदार बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए
कई लोग जन के हाथों में कोई डंडा या छड़ी वगैरह थी, सांप को मारने को दौड़े, लेकिन शीशनाग फिरती से एक तरफ हो जाता। एक जोशीले नौजवान ने अपनी चादर एक तरफ से होकर नाग के ऊपर फेंकी और फिर तेजी से एक लाठी चादर के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शीशनाग अर्जुन ने खतरे को महसूस करते ही एक जोरदार जंप लिया और चादर समेत इस नौजवान के मुंह पर आकर लगा और नौजवान फलक शिगाफ चीख के साथ सहन में गिर पड़ा। पलक झपकने में इसका रंग नीला पड़ गया और मुंह से झाग निकलने लगी और अगले लम्हे वो साकत हो चुका था। उस वक्त रणधीर समेत तमाम लोगों की तवज्जो इस नौजवान की तरफ हो चुकी थी, लिहाजा नाग तेजी के साथ चादर से निकलकर कमरे में जा घुसा। वो शकुंतला को तलाश कर रहा था, उसे यकीन था कि वो कमरे में ही होगी और कोई ऐसी बात जरूर हो चुकी है। वो नागिन बनकर रूपोश हो गई है। कमरे के अंदर जोर से फुनकार मारी, लेकिन कहीं से ना नागिन की बो आई और ना जवाब। नागिन कहाँ गई? वो कमरे में गई है, बहुत जहरीली है, इसका मरना बहुत जरूरी है, वरना किसी को जिंदा ना छोड़ेगी। सहन में सब लोग अफरातफरी के आलम में बोल रहे थे, ठहरो, मेरी बात सुनो, बात सबके मफाद की है। छोटी छोटी दाढ़ी वाला वो आदमी जो सरपंच नजर आता था, दोनों हाथ बुलंद करके जोर से बोला। सब लोग खामोश हो गए। जल्दी बताओ, नागिन किसी वक्त भी कमरे से बाहर आ सकती है। नंबरदार करम सिंह ने कहा। ये नागिन चूंकि इंसान बन सकती है, लिहाजा इंसानी बात भी समझ सकती है। तलक राय आहिस्तगी से बोला। फिर ये कि कमरे के पास नाली की मोरी बंद कर दी जाए, ताकि सिवाय दरवाजे के उसके लिए बाहर आने का रास्ता बंद हो जाए। खिड़की वैसे भी बंद है, रोशनदान भी इस कमरे के नजर नहीं आ रहा है। बाहर का दरवाजा फी अलहाल बंद करो। क्यों रणधीर, पिछली दीवार से कोई रास्ता तो नहीं? नहीं, वहाँ पूरी दीवार है। रणधीर घटे घटे लहजे में बोला। और जल्दी करो, तंदरवी के पास से कैकर और बैरी की टहनियाँ और छांगे उठा कर लाओ। 4 आदमी फौरी तौर पर गए और कैकर और पीरी की टहनियाँ जो जलाने के लिए रखी थीं, फौरन उठा लाए। और तुम दोनों फौरन कहीं से जलाने का तेल लाओ। करम सिंह ने 2 बंदे जलाने का तेल लेने को दौड़ाए। नाली की मोरी बंद कर दी गई। चंद ही मिनटों में सारे काम मुकम्मल कर लिए गए। 4 आदमियों को कैकर की एक एक टहनी दे दी गई और इन्हें दरवाजा पर घेरा देकर खड़ा कर दिया गया। देहातों में सांप वगैरह मारने के लिए कैकर की टहनी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि सांप इतना फुर्तीला होता है कि आम डंडे या लाठी की जद में इसका आना नामुमकिन होता है। कैकर की टहनी अगर आप तोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस पर बेशुमार छोटी छोटी टहनियां गई होती हैं और सरकंडे भी। लिहाजा सांप जैसे ही आप पर हमला आवर होगा तो आप इस छाता नुमा टहनी, जिसे छांगा कहा जाता है, को आगे कर दें। सांप इतनी ताकत से हमला आवर होता है कि उल्टे कदमों वापस पलटना इसके लिए नामुमकिन होता है। नतीजा ये होता है कि उसका फन उन छोटी टहनियों से उलझकर जख्मी हो जाता है और उसमें फंस जाता है। 2 आदमी जलाने का तेल लेकर खड़े हो गए। अब दरवाजा खोल दो, तलक राय जोर से बोला। नाग अर्जुन, जो बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास ही खड़ा कोई दराज या सुराख वगैरह तलाश कर रहा था, अचानक दरवाजा खुलने से सबके सामने आ गया। एक लम्हे के अंदर उसने सोचा कि अगर कमरे के अंदर वापस चला गया तो ये लोग घेरा डालकर मारने की कोशिश करेंगे, लिहाजा तेजी से बाहर निकल कर किसी युआर पर चढ़कर भागकर छप जाऊं। और यही गलत फैसला इसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती बन गया। वो जैसे ही बाहर निकला, 4 कैकर बैरी के छाता बरदार टहनियों से लैस आदमियों ने फौरन उसे निशाना पर लिया। उसने जोर से फुनकार मारी और उछलकर एक आदमी के माथे का निशाना लेकर जंप किया तो इस आदमी ने एकदम कैकर की टहनी आगे कर दी और उससे पहले के अर्जुन संभलता, इसका फन टहनी के सरकंडों के अंदर फंस चुका था। टहनी के कांटे उसके जिस्म में उतरने लगे। नंबरदार करम सिंह ने आगे बढ़कर फौरा टहनी इस शख्स से ले ली, क्योंकि वो शख्स कुछ खौफजदा नजर आ रहा था। करम सिंह ने टहनी हाथ में पकड़ते ही जोर जोर से जमीन पर मारनी शुरू कर दी। अर्जुन बुरी तरह जख्मी होने लगा और हवास इसका साथ छोड़ने लगे। अर्जुन का जहन तारीकियों में डूबने लगा। नंबरदार तलक राय ने बगैर किसी ताखीर के जलाने का तेल इसके ऊपर उंडील दिया और तेजी से उसे आग दिखा दी। एक शुला लपका और अर्जुन का जिस्म आग में बुरी तरह जलने लगा। इधर शकुंतला जो कमरे से निकलकर बाहर गली की तरफ किसी दीवार के ऊपर से बाहर निकल गई थी और अर्जुन का इंतजार कर रही थी, और इसे जब रणधीर के मकान के अंदर से नाग सांप का शोर शराबा सुनाई दिया तो छप्पी छुपाती दीवार पर चढ़कर सीढ़ी की ओट से सहन में झांकी। ये ऐन वही लम्हा था जब नाग अर्जुन पर तेल उंडील कर उसे आग लगाई जा रही थी। शकुंतला अर्जुन का दर्दनाक अंजाम देखकर आपे से बाहर हो गई। नाग अर्जुन सहन में तड़प रहा था। एक झटके से वो इंसान बन जाता और दूसरे झटके से फिर नाग नजर आता।
ये मंजर दूर जो लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, कई एक तो मारे खौफ के बेहोश हो गए और अक्सर वहां से भागने लगे। शकुंतला एक जोरदार फुंकार के साथ बहुत बड़े अजदहा में तब्दील हो गई और दीवार से सहन में उतरने लगी। अब तो रहे से लोगों के औसान भी खता हो गए, क्योंकि शकुंतला अजदहे के रूप में दरवाजे के सामने खड़ी थी, लिहाजा लोगों के भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। सारे आदमी इधर उधर भागने लगे। शकुंतला तेजी से हुजूम की तरफ बढ़ी और जोर से सांस फुंकार की सूरत में खारिज किया, तो उसके मुंह से गर्म सांसों की शक्ल में आग सी निकली। 2-3 आदमी इसकी जद में आकर जल गए और जोर से चीखने लगे। बाकी लोग पीछे हटकर दीवारों के साथ लग गए। उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसे भी आग लगा दो, नंबरदार करम सिंह ने जोर से कहा तो तलक राय ने फौरन तेल वाले कनस्तर की मदद से शकुंतला पर दूर से तेल फेंका। कुछ तेल उसके ऊपर गिरा। अजदहा तलक राय की तरफ मुड़ा, लेकिन पीछे से करम सिंह नंबरदार ने एक आदमी से तेल का कनस्तर लेकर अजदहे की पुष्ट पर तेल फेंक दिया। इस दौरान शकुंतला मुसलसल गर्म तरीन सांसें लोगों पर फेंकती रही, से दर्जनों झुलस गए। लेकिन अब शकुंतला ने खतरा की बो महसूस कर ली थी। उसे मालूम था कि अब उसके जिस्म पर तेल गिर चुका है। आग की हल्की सी चिंगारी भी इसके लिए मौत का पैगाम साबित होगी। चुनाचे उसने एक लम्हे के अंदर फरार का फैसला कर लिया और हुजूम की तरफ रुख करके पूरे जोर से फुंकार मारी तो तमाम लोग डरकर पीछे हट गए और वो एकदम तेजी से गली वाली दीवार के ऊपर चढ़ गई। वहां पहुंचकर जोरदार फुंकार मारी और अब लोगों ने देखा कि अजदहा गायब हो गया और अब वहां खूबसूरत लड़की दोनों हाथ कॉलहों पर जमाए खौफनाक नजरों से हुजूम को देख रही थी और घनी खली जुल्फे कमरे नीचे तक झूल रही थीं। इसकी बड़ी बड़ी कातिलाना आंखें सब लोगों पर जमी हुई थीं। साड़ी तेल से भीगी हुई थी। अर्जुन के कातिलों, तुमने मेरे नाक की हत्या करके बड़ा अन्याय किया। तुम नागिन की ताकत और इंतकाम से वाकिफ नहीं। शकुंतला तुम्हारी जिंदगियों में जहर घोल देगी। मैं इस गांव की एंड से एंड बजा दूंगी। तुम मौत मांगोगे, लेकिन मौत भी तुमसे रोट जाएगी। एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैं फिर आऊंगी और तुम्हारे लिए क़यामत बनकर आऊंगी। उसी असना में तलक राय धीरे धीरे रोटियां पकाने वाली तंदूरी के करीब हो गया और फिर अचानक एक जलती लकड़ी उठाकर एकदम पूरी ताकत से शकुंतला का निशाना बांध कर फेंकी, लेकिन शकुंतला इसको तार चुकी थी। वो फौरन गली की तरफ कूद गई। चलो भाइयों, चलकर नागिन का पीछा करे। वो तेल में भीगी हुई है। यही वक्त है कि इसको आग में जला दिया जाए, वरना बड़ी तबाही बर्पा करेगी, नंबरदार करम सिंह ने कहा और फिर सब लोग बाहर की तरफ दौड़ने। अब शकुंतला गांव के खेतों में दौड़ रही थी और इससे काफी फासला पर तलक राय, रणधीर, करम सिंह और गांव के बहुत से लोग दीदावार दस्ती असलिहा और जलती लकड़ियां उठाए इसके ताक़ुब में थे। अब आहिस्ता आहिस्ता गांव की हुदूद खत्म हो रही थी और सरसब्ज वादी शुरू हो गई थी। नागिन शकुंतला जानबूझकर इंसानी रूप में भाग रही थी। इसकी कोशिश थी कि दौड़ते दौड़ते जब खासे लोग पीछे रह जाएंगे और जो दौड़ रहे होंगे वो भी थक चुके होंगे, तो उनसे 2-2 हाथ करूंगी ताकि नाग का कुछ बदला तो ले सकूं। वो तो नागिन थी, थकना इसकी फितरत में न था और ना वो लोग उसके करीब आ सकते थे। शकुंतला जैसे ही महसूस करती कि लोग कुछ करीब आ रहे हैं तो वो ज्यादा तेज दौड़कर दरमियाना फासला बढ़ा देती। कई लोग बहुत पीछे रह गए। अब तकरीबन 7-8 अफराद, जिनमें करम सिंह, तलक राय, रणधीर शामिल थे, इसके ताक़ुब में थे। अब मजीद खूबसूरत इलाका शुरू हो गया था और एक तरफ से आकर दरिया भी वादी की खूबसूरती बढ़ाने लगा था। चारों तरफ पहाड़ और दरमियान में दरिया और हर तरफ हरियली ही हरियली। वो लोग गांव से खासे दूर आ गए थे। अब शकुंतला उन लोगों को घेरने का सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा मजीद भागने के बाद उसे चंद खेमे नजर आने लगे। वो उन खेमों के बारे में सोच ही रही थी कि उसे चंद सरकारी अहलकार भी दिखाई दिए। गांव के लोग अब भी पकड़ो भागो, जाने न पाए, नागिन है की आवाजें लगाते इसके पीछे थे।